हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एथिक्स जीएस पेपर 4 के बारे में। तो पूरा थोड़ा सिलेबस भी देखेंगे और हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए मेन चीज उसको देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो क्लास होगा ये ओरिएंटेशन क्लास है और ये ऐप के थ्रू होगा, लेकिन ये वीडियो जो है आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो टाइम जैसा कि दिया गया था आप लोगों को 6 बजे। ठीक है, 6:05 हो चुके हैं, तो काफी लोग आ भी चुके हैं। इस वीडियो को आप लोग ऐप पर भी देख सकते हैं, जैसा कि आप ऐप पर हैं, और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगी, तो वहां पर भी जाके अगर मन करे तो देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ऐप पर तो रहेगी। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं जीएस पेपर 4 के बारे में। 2023 2024 या उसके आगे भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये डायनामिक टाइप का पेपर नहीं है, एक तरीके से थियोरेटिकल पेपर है। ओके, तो इसमें कोई चेंजेस वगैरह जनरली नहीं होता, या फिर इसमें करंट अफेयर्स उस तरीके से वगैरह कुछ नहीं होता कि आप इसको हर साल अलग अलग तरीके से तैयार करें, ऐसा नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बात किया जाए कि जैसे कि जानते हैं कि पूरा मेंस का जो पेपर होता है 1750 का पेपर होता है। ओके, पूरा जो हमारा मेंस का पेपर है ये हमारा टोटल 1750 का होता है, जिसमें जीएस 1 से लेके 2 3 एंड 4 ये चारों जो होते हैं 250 मार्क्स के होते हैं। यानी कि टोटल मिला के ये आपका 1000 मार्क्स का हो जाता है। इसके अलावा जो आपका ऑप्शनल होता है, ओके, तो ऑप्शनल में 500 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका एसे होता है, ठीक है, वो भी आपका 250 मार्क्स का हो जाता है। तो कुल मिला के आपका जो मेंस होता है ना, ये मेंस आपका 1750 का हो जाता है। ठीक है, अब बेसिकली आपको इसमें बात किया जाए कि किन किन सब्जेक्ट्स में आपका एज हो सकता है। एज होने का मतलब कि मेंस में सिलेक्शन होना किन सब्जेक्ट्स पर डिपेंड करता है। जीएस 1 से लेके 3 ये जो होते हैं ना, ये यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, 4 भी यूनिवर्सल होता है, लेकिन 4 में जनरली आप देखिएगा जीएस 4 में कि जो मार्क्स होते हैं वो उतने नहीं आते लोगों के। ठीक है, करीब 90 to 100 में ही ज्यादातर लोग रह जाते हैं। अदरवाइज जीएस 1 2 और 3 में तो मार्क्स ठीक ठाक आ जाता है, 100 या 120 के भी आसपास आ जाता है। लेकिन जीएस 4 जो है यहाँ पर मार्क्स आपको काफी कम देखने को मिलता है। अगर आप जीएस 4 में भी 120 प्लस अगर मार्क्स लेके आते हैं तो समझिए कि आप बिल्कुल 100 वाली कैटेगरी में आ चुके हैं। टॉप 100 का जो लिस्ट है उस कैटेगरी में आ चुके हैं। अगर जीएस 1 2 3 में आपका 100 के भी आसपास है तो फिर भी आप अच्छे रैंक के साथ यहाँ पे आएंगे। तो आपका ये एथिक्स का पेपर, इसके अलावा एसे एसे का जो पेपर है ना, ये एथिक्स से बहुत रिलेटेड है। क्योंकि आजकल ऐसे में क्वेश्चंस देखिएगा कि एथिकल टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। एथिकल टाइप के ऐसे जो है ये बहुत आ रहे हैं, इस वजह से एथिक्स का एक बहुत बड़ा रोल आपको ऐसे में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एथिक्स में कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि करप्शन वाला एक टॉपिक है जिसको आप यूज करते हैं, सोशल जस्टिस में भी यूज करते हैं, सेकंड पेपर में भी आ सकता है, सोसाइटी वगैरह में जिस फर्स्ट पेपर में आ सकता है। ठीक है, थर्ड पेपर की बात करें तो वहां पे उतना इसका स्कोप नहीं है, लेकिन इसके अलावा ऐसे में सबसे ज्यादा इसका स्कोप नजर आता है। क्योंकि एकदम सीधे के सीधे यहाँ पर आपको, या जो फिलोसॉफिकल टाइप के ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंस दे दिया जाता है, कहा जाता है कि इस पे आप ऐसे लिखिए, तो वो फिलोसॉफिकल टाइप हो जाते हैं जो किसी इंपॉर्टेंट लीडर के द्वारा दिए गए हैं स्टेटमेंट। तो इस वजह से एसे का सबसे बड़ा रोल आपको, सॉरी, इथिक्स का एसे में देखने को मिलता है। और इसके अलावा जीएस पेपर 1 और 2 में भी थोड़ा बहुत इसका रोल हो जाता है। ओके, लेकिन इसको पढ़ने में हमें परेशानी होती है। एथिक्स को पढ़ने में हमें परेशानी होती है। परेशानी इसलिए होती है ना, क्योंकि जैसे कि हिस्ट्री हो गया, या फिर ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स हो गए, ये बेसिकली आप बचपन से कहीं नहीं किसी न किसी लेवल पे आपने इसको पढ़ाई की। ठीक है, आपने स्कूल में या कॉलेज के टाइम पे कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ा है। लेकिन एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जनरली हमारे स्कूल या कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, और आपके बिल्कुल यूपीएससी में ही, और आजकल तो पीसीएस में भी हो गया है, यू नो कि यूपी पीसीएस में भी। ठीक है, यूपी पीसीएस में भी आपको 200 मार्क्स का इथिक्स हो गया है। एमपी पीसीएस की बात करें तो वहां पर भी करीब 200 मार्क्स का आपको ये ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यूपीएससी की तर्ज पे उन्होंने अपने यहाँ भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो सीधा आके सिविल सर्विस में या पीसीएस वगैरह में ही आपको सीधा आपको ये देखने को मिलता है एथिक्स का पेपर। ठीक है, और इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उतने रिसोर्सेज नहीं है, और मार्केट में तो दो चार बुक मिल रहा है। अब बुक पढ़ के इसी को समझ, ये एथिक्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि एथिक्स जो है ना, ये अलग तरीके का सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल ये एक सब्जेक्टिव आप जिसको कह लें। ठीक है, ये क्या है, ये एक सब्जेक्टिव नेचर का होता है। सब्जेक्टिव नेचर का मतलब ये है ना कि इसमें स्कोप काफी ज्यादा है चेंजेस के। ठीक है, स्कोप ज्यादा है काफी चेंजेस के। किस तरीके से हम सारा चीज यहाँ पे देखें।
तो अब मेनली बात आती है कि जब पूरा का पूरा अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में 3 वर्ड ही लिखा गया है। वो क्या है? एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। खास करके अगर हम टॉपिक की बात करें तो यानी कि इसके पेपर का नाम की बात करें, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। लेकिन ये जो पेपर है, एथिक्स और इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के अलावा भी ये बहुत कुछ है। ओके, तो बस ये तीनों वर्ड इसमें नहीं है। तो अब ये क्या होते हैं, मैं आपको इन तीनों का मतलब बताऊंगा। पूरा डिटेल में हम आज नहीं जाएंगे क्योंकि धीरे धीरे सब समय के साथ टॉपिक्स के साथ वो चीजें कवर करेंगे। तो बेसिकली हम इस पेपर में की बात करते हैं GS4 की, तो दो चीजें हैं इसमें। एक है आपका थ्योरी, ठीक है, और एक है थ्योरी जो कि आपका करीब आधा हिस्सा है इसका 50%, और दूसरा हिस्सा जो कि केस स्टडी में आता है। ये आपका क्या हो गया, केस स्टडीज में ये भी आपका करीब 50% वाला हिस्सा हो जाता है। तो करीब 50% केस स्टडी इसमें हो जाता है, और केस स्टडी बहुत आसान होते हैं। अगर आपने थ्योरी को समझा है अच्छा, तो केस स्टडी को करने का यहाँ पे काफी इजी हो जाता है और आराम से वो कर लेते हैं। ओके, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है ना कि हम लोग केस स्टडी को कर नहीं पाते। थ्योरी तो हमने पढ़ा है, ओके, याद है, हमने लिख दिया, लेकिन केस स्टडी में हम जाके कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। अब केस स्टडी में हम फंसते क्यों है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। केस स्टडी को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू में यहाँ पे दूंगा, ठीक है। हर चीज का एक अप्रोच होता है, जैसे केस स्टडी भी 4 तरीके की होती है ओवरऑल। उन 4 तरीकों की केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए ना एक अलग अलग फ्रेमवर्क बना हुआ है, ठीक है। कि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बता दूं, मान लीजिए कि एक केस स्टडी होती है, वन टाइप इज होता है कि इलस्ट्रेशन वाला होता है, इलस्ट्रेशन वाला केस स्टडी होता है। तो इलस्ट्रेशन वाले केस स्टडी में फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका क्लास ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, क्लास ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो ऐसे जो टॉपिक आते हैं ना, क्लास ऑफ इंटरेस्ट वाले टॉपिक, इनके लिए एकदम फिक्स है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या है कि 3 पॉसिबिलिटी इसको सॉल्व करने के लिए हो सकती है। वो 3 पॉसिबिलिटी क्या है? पहला अवॉइड, ठीक है, दूसरा डिस्क्लोज, एंड तीसरा रिक्यूज या फिर रिक्यूजल, ठीक है। अब ये तीनों क्या होती है? 3 पॉसिबिलिटी आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी ऐसे केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए, जो क्लास ऑफ इंटरेस्ट या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में आते हैं। तो इन सब की हम चर्चा थोड़ा सा करेंगे, ओवरव्यू दूंगा। और उसके बाद एकदम यूं समझ लिए कि ये पूरा एथिक्स पढ़ने के बाद आपके लिए केस स्टडी जो हो जाएगा ना, जैसे कहते हैं दिस इज कप ऑफ टी, बाएं हाथ का खेल या दाहिने हाथ का खेल, ये बिल्कुल वही आपके लिए हो जाएगा। बहुत आसान केस केस स्टडी, बिल्कुल मैं आपको फ्रेमवर्क दूंगा कि ऐसा क्वेश्चन आया क्लास ऑफ इंटरेस्ट या फिर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया, आपको यही फ्रेमवर्क में और इसी फ्रेमवर्क के साथ वहां पे लिख देना है। अगर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ क्वेश्चन आया, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो क्वेश्चन आया उसके लिए मैं फ्रेमवर्क दूंगा कि बस यही पॉसिबिलिटी जाके वहां पे लिख, ठीक है। उसी तरीके से और भी टॉपिक्स आएंगे, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। ओके, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे यहाँ पे, तो टेंशन नहीं लेना है। और कल से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आज जैसे कि आज आपको पता है कि 20 तारीख है, कल 21 तारीख से फिर सुबह में 8 बजे से ये क्लास आपको डेली देखने को मिलेगी। 8 बजे से 10 बजे तक, 10 AM तक, तो ये डेली देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐप पे ही क्लासेस होंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए पहले मैं आपको थ्योरीज के बारे में बताता हूँ यहाँ। तो जैसा कि यहाँ पर 3 वर्ड का यूज किया गया है, और 3 वर्ड क्या है यहाँ पर? है एथिक्स, इंटीग्रिटी, ठीक है, और यहाँ पर है एप्टीट्यूड। पहले इनका हम थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि ये होते क्या है। सबसे पहले एथिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एथिक्स का मतलब, जैसे कि अगर हम एक लिटरल मीनिंग या जिसको हम शाब्दिक अर्थ कहते हैं, एक शब्द का अर्थ जो होता है, वर्ड का अर्थ, एथिक्स का ग्रीक वर्ड में जो मतलब होता है वो बेसिकली आपका होता है एथिका, ठीक है। वो बेसिकली क्या होता है? एथिका। एथिका का मतलब क्या है? अब एथिका का मतलब होता है ना कि जैसे कि कुछ समाज में प्रचलित चीजें हैं, यानी कि जिसको हम कस्टम कहते हैं, ओके, या फिर जिसको हम ट्रेडिशन कहते हैं। एथिका का मतलब वो होता है। तो ये क्या हो जाएगा? कस्टम हो जाएगा, या फिर इसको हम ट्रेडिशन कह सकते हैं। तो कस्टम और ट्रेडिशन किससे रिलेटेड होता है? ये रिलेटेड होता है सोसाइटी से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सोसाइटी में जो कस्टम या ट्रेडिशन है, यानी कि सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए हुए हैं, वो रूल्स एथिक्स कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है।
अब ये रूल्स क्या होता है कि डिसाइड करता है कि क्या राइट है एंड क्या रॉन्ग, वो रूल्स के हिसाब से। तो इस हिसाब से क्या हो जाता है ना कि इस हिसाब से ये जो एथिक्स होगा ये हो जाता है काफी यूनिवर्सल या जनरलाइज्ड। ठीक है, ये क्या होता है, यूनिवर्सल ये जनरलाइज्ड हो जाता है। एंड ये जो होता है ये टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग फिर चेंज होते रहता है। टाइम टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। स्पेस का मतलब क्या होगा, स्पेस का मतलब होता है जियोग्राफी, यानी कि कोई लोकेशन या कोई प्लेस। तो किसी प्लेस पर, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ जैसे आपको समझ में आएगा कि एथिक्स का मतलब जो सोसाइटल रूल्स हैं वो किस तरीके से चेंज होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि स्पेस एंड टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि कोई भी जगह है और कि उस जगह पे उस समय में कौन से कस्टम या ट्रेडिशन फॉलो किए जाते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इंडिया की बात करते हैं, बहुत उधर नहीं जाएंगे। इंडिया में आप देखेंगे कि अर्ली अर्ली मॉडर्न टाइम में, अर्ली मॉडर्न जो हिस्ट्री आप पढ़ते हैं वहाँ पे एक सती सिस्टम हुआ करता है। ठीक है, सती सती सिस्टम हमारे सोसाइटी का पार्ट था। तो हमारी सोसाइटी ने यह रूल बना के रखा था सती सती सिस्टम के लिए। तो उस समय क्या था कि सती सिस्टम के लिए सती जो था ना ये सिस्टम, ये राइट था। ठीक है, जहां पर भी ये फॉलो किया जा रहा था उस समय सत्य सिस्टम राइट था। ठीक है, जो फॉलो नहीं करेगा, जिनके लिए बनाया गया था उनके लिए रॉन्ग हो जाता। लेकिन वही हम दूसरे देश में बात करें जहां पर सत्य सिस्टम नहीं था, वहां के लिए रॉन्ग था। आज हम इंडिया की बात करें, सेम कंट्री, बस समय चेंज हो गया, स्पेस वही है, लोकेशन वही है, समय चेंज हो गया। तो फिर सत्य सिस्टम आज के समय में क्या है, इलीगल है और एक ऐसा काम है जिसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये सोसाइटी के तौर पर भी, और ये जो हमारा रूल है या फिर जिसको हम लॉ कहें, कानून, उसके तौर पर भी आज यहाँ पर क्या है, ये गलत है। लेकिन उस समय ये सोसाइटी के तौर पर क्या था, सही। हम डॉरी सिस्टम की बात करें, ठीक है, डॉरी सिस्टम की हम बात करते हैं। आज भी हमारे समाज में डॉरी सिस्टम है, लेकिन हमारे समाज क्या सब डॉरी सिस्टम को बिल्कुल नकारता है, अभी नहीं। अभी भी हमारे समाज में डॉरी सिस्टम इज अ राइट, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल, जो खास करके मिडिल क्लास है हमारे यहाँ, वो अभी भी डॉरी सिस्टम पे रिलाई करता है और उसको मानता है और वो लेता भी है और देता भी। ठीक है, तो अभी भी हमारे यहाँ ये राइट सिस्टम की तरह यूज होता है। ठीक है, तो सोसाइटी के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये सही है, लेकिन लॉ के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो ये गलत है। ठीक है, और वही क्या है कि कुछ आप दूसरे देशों में चले जाइए जहाँ पे लोग इस चीज को सोसाइटी के तौर पे भी गलत मानते हैं। ओके, तो जब हम इस डेफिनेशन के तौर पे आते हैं, ये शाब्दिक अर्थ है, ध्यान रखिएगा। एथिक्स का जो हमें डेफिनेशन एग्जाम में लिखना है ना, वो ये डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि एथिक्स का हमें एक ब्रॉड मीनिंग लिखना है। अभी हम ब्रॉड तक आएंगे, लेकिन पहले हम उसका शाब्दिक मतलब समझिए। तो इसका शाब्दिक मतलब ये हो गया कि एथिका का मतलब होता है कि एनी कस्टम और ट्रेडिशन फॉलोड बाय एनी सोसाइटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि जो एथिक्स होगा वो टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग, ओके, यानी कि लोकेशन और समय के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो चेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी। ठीक है, लेकिन ये वाली चीज आपको एग्जाम में नहीं लिखनी, क्योंकि ये काफी नैरो डेफिनेशन है। ठीक है, ये काफी नैरो डेफिनेशन है और कहीं ना कहीं एथिक्स के एक पूरे के पूरे रूप को ये नहीं दर्शाता। हमें जो एथिक्स पढ़ना है ना, बेसिकली हमें जो एथिक्स पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। हमें पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। हमें, क्योंकि एथिक्स में बहुत सारी चीजें आती है। एथिक्स में आपको मेटाफिजिकल चीजें आ जाएंगी जिसमें हम आ, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, हम ईश्वर की बात करते हैं। ओके, दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, वो सारी चीजें बातें करते हैं। लेकिन वो हिस्सा हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स ही पढ़ना है कि एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है और एथिक्स क्यों होना चाहिए। हमें बेसिकली यही सारी चीजें आपको पढ़नी है। क्योंकि देखिए, अब थोड़ा सा हम वहां पे टच करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेटाफिजिकल चीजें हैं, जो काल्पनिक या अलौकिक चीजें हैं, वहां पे थोड़ा सा हम टच करेंगे। क्यों टच करेंगे, क्योंकि हमें कुछ फिलोसॉफिकल फिलोसोफर्स के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, कुछ थिंकर्स हैं, कुछ ग्रेट लीडर्स, उनके बारे में पढ़ना है। तो जैसे कि हम गांधी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, गांधी के बारे में पढ़ेंगे। तो गांधी से जब पूछा गया कि व्हाट इज एथिक्स, ठीक है, तो गांधी से जब पूछा गया कि व्हाट इज एथिक्स, तो गांधी ने कहा कि जो भी हमारे अंतरात्मा से आवाज निकले या जो भी हमारे अंतरात्मा डिसाइड करे, वही एथिक्स है। तो इसका मतलब व्हाट, कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग।
यही है ना कि क्या गलत है और क्या सही है। तो हम किस बेसिस पर ये तय करेंगे कि क्या गलत है और क्या सही है। तो महात्मा गांधी ने सीधा कहा कि जो हमारी अंतर आत्मा का मतलब कंसाइंस, ठीक है, तो जो हमारी अंतर आत्मा डिसाइड करेगी वही क्या होगा, राइट होगा, और वही, समझ गए, वाई, बिकॉज दिस अंतर आत्मा कंसाइंस में दिस इज द सोल, ठीक है, दिस इज द सोल जो ये डिसाइड करेगी कि क्या है राइट और रॉन्ग। तो क्या ये सोल गलत डिसाइड नहीं कर सकती? सोल गलत डिसाइड नहीं कर सकती। वाई, इसका अर्थ और भी है ना, बिकॉज सोल इज प्योर। सोल सोल क्या होता है, ये प्योर होता है, समझे। चाहे इंसान हो सकता है कि इंसान बुरा हो या सही हो, अगर बुरा भी है ना तो उसका सोल जो होता है वो प्योर होगा। ये मेटाफिजिक्स, ठीक है, ये मेटाफिजिकल चीजें हैं और लौकिक चीजें हैं। सोल प्योर होता है। सोल क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना सनातन, सनातन जिसको कहा जाता है, जो इटर्निटी से है, जो हमेशा रहने वाला है, वो कभी खत्म नहीं होता है, तो वो लंबे समय से चला आता है, उसको हम सोल कहते हैं। सोल क्या है, सोल इज द रिलेशन। जब आप गीता पढ़ेंगे ना, जब आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में श्री कृष्ण ये कहते हैं, ठीक है, जब अर्जुन मुझसे पूछते हैं कि देखिए पहले क्या होता है ना, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, आपने सुना भी होगा लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो पहले जब लड़ाई शुरू होने वाली है तो अर्जुन ये कहते हैं कि यहाँ तो मेरे सारे बंधु बांधव ही हैं, जितने दूर तक मैं देख पाता हूँ सारे मेरे रिलेटिव हैं, ओके, चाहे मेरे कुल के हैं या फिर कोई मेरे रिश्तेदार हैं, किसी न किसी तरीके से वो मेरे रिलेटिव हैं। तो अगर इनको मार कर, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको मारकर अगर मुझे तीनों लोगों का सुख भी मिलता है तो भी मुझे वो स्वीकार नहीं है, समझ रहे हैं? तीनों लोगों का अगर मुझे सुख मिलता है तो ये भी मुझे स्वीकार नहीं है, ऐसा अर्जुन ने कहा किससे, श्री कृष्ण से, ओके। उसके बाद फिर अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं इन लोगों को मारता हूं तो उससे क्या होगा, अधर्म होगा, और उस अधर्म की वजह से क्या होगा कि हमारा कुल दूषित होगा। कुल मतलब समझते हैं ना कि उनका खानदान दूषित होगा, और इससे कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा, कठिन वर्ड है ना तो मैं समझाता हूँ। वर्ण संकर का मतलब समझते हैं ना, वर्ण संकर का मतलब जैसे हम की कई चीजों को मिला देते हैं, ठीक है, यूं समझिए जैसे कि एक कास्ट का पर्सन दूसरे कास्ट से उसने शादी कर ली, तो वो वर्ण संकर हमारी सोसाइटी में कहा जाता है उसको, ठीक है, ठीक है। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है ना कि समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग डिफरेंट, चाहे वो कास्ट का अलग हो या फिर रिलीजन का अलग हो, तो उसको हम कहते हैं वर्ण संकर होना, ठीक है, आसान भाषा में। लेकिन वर्ण संकर ये नहीं होता है, तो अर्जुन कहते हैं कि इससे क्या होगा कि हमारे कुल में फिर आगे जो भी जन्म लेगा वो वर्ण संकर होगा, और इससे हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एथिक्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एथिक्स में बहुत सारी अभी चीजें आएंगी जब आपका थोड़ा सा जो धर्म होगा ना तो वो हिलेगा। आपको थोड़ा-सा ऐसा लगेगा कि मैंने जो पहले से सीखा हुआ है या नहीं सीखा होगा, थोड़ा-सा उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो ये चीज़ मान के चलिएगा कि थोड़ा-सा दिमाग को शांत करके और आराम से बैठिएगा, ओके? और जो मैं बोल रहा हूँ, उसको थोड़ा-सा एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या होता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कृष्ण ने कहा सॉरी जब अर्जुन ने कहा कि इससे क्या होगा, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, ठीक? जो कि हम सनातन समय से चला आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए, सनातन मतलब इटरनिटी, ठीक है, इटरनिटी से ये क्या है, काफी लंबे समय से चला आ रहा है और फॉर एवर भी ये रहेगा। तो इटरनिटी यानी कि सनातन क्या है, सनातन रिलीजन है, धर्म, ठीक है। धर्म, रिलीजन का कौन सा धर्म, ये जो हम धर्म हिंदू मुस्लिम पढ़ते हैं ना वो धर्म नहीं, ये हम ड्यूटी की बात कर रहे हैं, यानी कि हम कर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, कर्म की बात कर रहे हैं। तो ये कर्म क्या है, ये फॉर एवर है, तो कर्म नष्ट होगा ऐसा उनका कहना था। अब ये कह रहे हैं, श्री कृष्ण पूछते हैं कि व्हाट इज रिलीजन, रिलीजन है क्या, ठीक। अब यहाँ पे बहुत सावधानी से ये आपको वो जवाब देना होगा, बिकॉज रिलीजन इज इटर्निटी, ये फॉर एवर है, ये क्या है जिसको हम कहते हैं कि सनातन है, ये क्या है, सनातन है, यानी कि जो कभी नष्ट नहीं होता। तो ऐसी कौन सी चीज है इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में या तीनों लोकों में जो कभी नष्ट नहीं, फिर कृष्ण कहते हैं दैट इज द सोल। क्या, सोल यानी कि आत्मा,
आत्मा एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसका जन्म होता है, ना मरती है, ना पानी भिगो सकता है, ना आग उसको जला सकता है, ना हवा उसको सुखा सकता है। दिस इज द ओनली थिंग इन दिस यूनिवर्स विच इज सनातन। क्या है? सोल। और कहते हैं कि फिर वो जो रिलीजन होता है ना, वही सनातन है। रिलीजन क्या है? रिलीजन इज द सोल। और आत्मा ही जो है वो धर्म। ठीक। वो धर्म नहीं होता है जो हम हिंदू और मुस्लिम लेके बैठे हुए हैं ना, दिस इज नॉट द रिलीजन एक्चुअली। क्योंकि आजकल लोगों का आपने देखा भी होगा ना कि आजकल लोगों का देखिए कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो मान लीजिए कि वो मांस मीट नहीं खाते, ठीक है, यानी कि मांसाहारी वो नहीं है। तो उनके साथ क्या होता है ना, कभी कभी उनसे कुछ छू जाएगा ऐसी चीज, तो वो तुरंत कहते हैं कि इससे मेरा धर्म नष्ट हो जाता है। ठीक। कहते हैं ना तुरंत कि मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, तो मेरे धर्म नष्ट कराने पर लगे हुए हैं। वट टाइप ऑफ रिलीजन इट इज? ये कैसा धर्म है जो बात बात पे नष्ट हो जाता है? वो धर्म तो सनातन है, वो नष्ट नहीं होता। लेकिन हमारा जो धर्म है ना, हम लोग जिस चीज को धर्म समझते हैं, वो धर्म एक्चुअली है नहीं। जो बार बार हर बात पे नष्ट होने लगता है, हर रोज आए दूसरे दिन वो नष्ट होने लगता है, वो खतरे में पड़ जाता है धर्म हमारा। ठीक। तो हमारा धर्म कभी खतरे में नहीं है, और ना वो खतरे में कभी होगा। बस फर्क ये है ना कि श्री कृष्ण ने जो जो जिस धर्म को कहा, वो धर्म अलग है, और हम जो समझते हैं ना वो धर्म अलग है। समझ गए ना? तो हमें उतना नॉलेज नहीं है एथिक्स के बारे में बेसिकली। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ये बात आपको समझ में आई? तो ये थोड़ा सा मेटाफिजिकल चीजें हो जाती हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे जब हम फिलोसोफर्स की बात करेंगे ना, और गांधीयन फिलोसफी वगैरह की सब चीजों की बात करेंगे, तो हम उसकी डिटेल में चर्चा हम करेंगे। गीता के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लेने वाले हैं वहां पे, कृष्ण और अर्जुन के बारे में बहुत बात करने वाले हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। करिए। तो मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के बारे में पढ़ना है, और अभी जो मैंने आपको बताया इसका शाब्दिक अर्थ थी का मीन सोसाइटी कस्टम और ट्रेडिशन, ये हमें नहीं लिखना है। हमें लिखना क्या है? देखिए, एथिक्स जो होता है ना, इसका मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड। ठीक है। एथिक्स का मतलब जो होता है, इसका एक मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड, किसी चीज को ले जाना। तो किसको ले जाना, क्यों ले जाना, कहाँ ले जाना, कैसे ले जाना? समझ रहे हैं ना? किसी चीज को अगर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यहां से हम दूसरी जगह ले जा रहे हैं। ठीक है। व्हाट इज कैरी फॉरवर्ड? और हम अब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे कई क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है? क्या, व्हाट, या फिर किसको, हूँ। ठीक है। किसको हमें ले जाना है, हाउ, कैसे ले जाना है, ठीक है, वाई, क्यों ले जाना है, एंड वेयर, कहाँ ले जाना है। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका एथिक्स का एक ब्रॉड डेफिनेशन निकल के आएगा, जो आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है। किस चीज को हमें ले जाना है, राइट और रॉन्ग, सदाचार या फिर बुरा आचरण। ठीक है। तो हमें लेके किसको जाना है, हमें लेके जाना है राइटनेस को। ठीक है। हमें किसे लेके जाना है, हमें लेके जाना है राइटनेस को। ठीक है। क्यों लेके जाना है हमें? बिकॉज देखिए, एथिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें एथिक्स पढ़ना पड़ रहा है? ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना कि अगर हम सिलेक्शन हमारा हो जाता है, पोस्टिंग हमारी हो जाती है, तो एथिक्स के पढ़ाने से, ठीक है, एथिक्स के पढ़ने से हम ईमानदार हो जाएंगे, करप्शन नहीं करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि किसी चीज की जानकारी के अभाव में भी कुछ गलतियां करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको एथिक्स की जानकारी नहीं है। जैसे मैंने कहा, अभी आपको रिलीजन की एग्जांपल दिया कि रिलीजन हम क्या समझते हैं और गीता में क्या रिलीजन समझाया गया है, वो दोनों अलग है। हम उसके बारे में जानकारी नहीं है गीता के बारे में, और वो कभी सुनते हैं ना, तो हम ऐसे गाना लगा लिए या टीवी यूट्यूब पे चला लिया और लोग गीता सुन रहे हैं। तो एक्चुअली गीता सुनते नहीं है, क्योंकि उनको समझ ही में नहीं आता। ठीक। अगर उनको समझ में आता तो उनके रिलीजन का मतलब और हमारे रिलीजन का मतलब भी सेम ही होता, डिफरेंस नहीं होता। ठीक। चलिए, तो किस चीज को ले जाना है, राइटनेस या फिर राइट एक्शन। ठीक है। राइट एक्शन को हमें आगे लेके जाना है। किस तरीके से लेके जाना है? बाई द नॉलेज, बाई द नॉलेज
और स्किल, नॉलेज और स्किल। ठीक है, तो हमें नॉलेज मिलेगा एथिक्स के बारे में। तो जब नॉलेज मिलेगा और स्किल होगा तो हम कहीं ना कहीं हम एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, क्या सही है और क्या गलत है, इसका हम डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, क्यों चाहिए भाई? तो फिर हमें ऐसे डिसीजन की जरूरत ही क्या है? क्यों हम बिना एथिक्स के भी काम चला लेंगे? वाई एथिक्स इज रिक्वायर्ड? तो ये आता है टू फुलफिल योर ड्यूटी, टू फुलफिल योर ड्यूटी। तो आपको अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए ये जानना जरूरी है कि क्या गलत है और क्या सही है। ठीक, और ये जो नॉलेज है ना, और ये जो स्किल है, यही, अब ये क्या है? ये कुछ पैरामीटर्स है ना, ये कुछ पैरामीटर्स है। ये पैरामीटर्स मींस हाउ यू डिसाइड कि दिस एक्शन इज रॉन्ग और राइट। अब कैसे डिसाइड करें? उसके लिए कुछ बेसिस होना चाहिए। हाँ? उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए जिसके बेसिस पर हम कह देंगे कि हाँ ये गलत है और ये सही है। तो वो पैरामीटर्स क्या है? वो पैरामीटर्स हमारी नॉलेज है या स्किल है जो हमने सीखा है, और उन पैरामीटर्स के बेसिस पर ही हम क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो क्या लेके आगे जाना है? राइट एक्शन को लेके आगे जाना है नॉलेज के बेसिस पे। ठीक है, क्यों? बिकॉज टू फुलफिल आवर ड्यूटी वेयर, कहाँ लेके जाना है? इन आवर सोसाइटी, इन आवर सोसाइटी। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी में अपनी नॉलेज के बेसिस पे अपनी कर्तव्यों को फुलफिल करने के लिए सही और गलत के बीच में विभेद करना ही एथिक्स कहलाता है। ठीक है, और इसको और आसान भाषा में मैं कह रहा हूँ कि सोसाइटी के प्रति हमारे जो भी ड्यूटीज है, ठीक है, सोसाइटी के लिए जो भी ड्यूटीज है, उनको फुलफिल करने के लिए अपने नॉलेज के बेसिस पे राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करना या फिर राइटनेस को समझना, ठीक है, क्या कहलाता है? एथिक्स। समझ गए ना? क्या कहलाता है? एथिक्स कहलाता है। तो इसके लिए क्या है, राइट और रॉन्ग क्या है? अब इसमें भी अगर राइट है तो उसके लिए कुछ रिवॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर रॉन्ग है तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट होना चाहिए। अभी तो क्योंकि सभी लोग तो मानेंगे नहीं, लेकिन उनसे मनवाना है भाई। हर लोग, कोई तो हेलमेट पहन के चलता नहीं है, लेकिन जब पुलिस वाला खड़ा होता है तब वो वो जाना पड़ता है। एक दो बार चालान कट जाएगा तो फिर वो अगली बार से हेलमेट लेके जाएंगे, तो फिर सुधर जाएंगे, वो अपनी ड्यूटी करने लगेंगे सही। ओके, तो जो लोग मान जाते हैं अपने आप तो ठीक है, नहीं तो जो लोग नहीं मानते उनको मनवाना पड़ता है। Okay? तो दिस इज द ब्रॉड डेफिनेशन। एथिक्स हम पूरा पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, लेकिन अभी मैं आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो एथिक्स का मतलब समझ में आया आपको? तो एथिक्स क्या है? बेसिकली एक ब्रॉड डेफिनेशन होता है, और ये एथिक्स एक चीज समझ लीजिए कि ये इंडिविजुअल बेस्ड नहीं होता, इंडिविजुअल नहीं होता है ये। जब हम मोरालिटी पढ़ेंगे ना, तो मोरालिटी जो होता है वो इंडिविजुअल बेस्ड होता है कि मैं क्या सोचता हूँ, गलत है या सही है, दैट इज द मोरालिटी। ठीक है, बट एथिक्स इज नॉट दैट। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स जो होता है एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल ये कंसेप्ट या जनरलाइज्ड होता है। ठीक है, यानी कि या तो पूरा समाज मान रहा है, तो समाज के कुछ नियम से विद वहाँ पे कुछ लॉ के रूल्स भी वहाँ पे बने हुए हैं कि अगर हम नहीं मानेंगे तो मनवाना भी आता है हमें। ओके, तो उसके लिए बना हुआ, तो इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ लॉ ने रूल बना दिया कि हाँ, आपको ये करना है तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सोसाइटी ने बना दी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सोसाइटी के सारे रूल्स सही हो। कोई जरूरी नहीं है कि एथिक्स हमारे लॉ में सारे रूल जो बने हुए हैं वो भी सही हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे यूँ समझिए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब बाइक से जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब बाइक से जा रहे हैं, आपके पास एक ही हेलमेट है जो आपने पहना। ठीक, अब उसको हॉस्पिटल आपको ले जाना है और कोई नहीं है वहाँ पे। अब उसको आप अपनी बाइक पे बैठाएंगे और उसको लेके हॉस्पिटल जाएंगे। आपके पास एक ही हेलमेट था जो आपने पहना हुआ, लेकिन आप उसको बाइक पर बैठा के हॉस्पिटल ले गए, उसको हेलमेट आपने नहीं पहना है। इथिकली रूप से देखिए तो ये, या मोरालिटी रूप से देखिए तो ये सही है, लेकिन अगर कानून के वजह से देखिए तो कहीं ना कहीं आपने उसको हेलमेट नहीं पहनाया था, तो ये चालान कर सकता है।
हो सकता है कि आगे पुलिस वाला खड़ा हुआ चालान काट है कि नहीं भी, हम तो उससे मतलब ही नहीं है, तुम दिख गए हो, हमने कैमरा में फोटो खींच लिया तुम्हारा, यहीं पे लगा हुआ है कैमरा, उसमें तुम्हारा फोटो खींच गया, तुम्हारा चालान कटेगा। ठीक। तो वहां पे वो मोरालिटी के बेसिस पे सही है, इथिकली बेसिस पे सही है, लॉ के अकॉर्डिंग वो गलत। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि एथिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि समथिंग इज ऑलवेज राइट और समथिंग इज ऑलवेज रॉन्ग। मैं एक और आपको सिचुएशन देता हूँ, एग्जाम्पल है, तो समझ के बताइएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा यहाँ पे या फिर लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में, मुझे दिख जाएगा। ओके, एक मैं आपको बता एग्जाम्पल देता हूँ कि दो सिचुएशन, ओके, एट द सेम टाइम दो सिचुएशन है, सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी। सिचुएशन ए में मान लीजिए कि आपके घर में कोई बीमार, ठीक है, किसी को कोई डिजीज है, बीमार है वो, काफी सीरियस है, ठीक है, दिल पे नहीं लेने का एग्जाम्पल है ये, कि किसी के घर में, किसी का मान लेते हैं कोई सीरियस डिजीज है, एकदम बीमार है वो, बेड पे पड़ा हुआ है, उसको तुरंत आपको हॉस्पिटल लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? हॉस्पिटल। अगर हॉस्पिटल नहीं लेके गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी डेथ वगैरह भी हो सकती है। ये एक सिचुएशन। अब दूसरा सिचुएशन बी है, ठीक, जहां पर कि आपके फैमिली के किसी विमेन या लेडी को, किसी विमेन या फिर किसी लेडी या फिर किसी गर्ल को कुछ लोगों ने पकड़ लिया, कुछ लोगों ने पकड़ लिया है, ठीक है, किडनैप कर लिया या फिर जोर जबरदस्ती उससे लोग कर रहे हैं। ठीक, ये दो सिचुएशन है। तो अब आपके पास एक ही समय में ये दोनों काम नहीं कर सकते, इनको हॉस्पिटल भी ले जाना है, नहीं तो ये निकल लेंगे, और इनको बचाना भी है, नहीं तो इनके साथ कुछ ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। एट द सेम टाइम ये दोनों काम हो रहा है, और दोनों में से एक को ही आपको बचाना है। इसमें कोई एक बट नहीं है कि सर ये होता तो हम पुलिस बुला लेते, तो फिर उनको वो करा लेते, पुलिस वाले आके इनको छुड़ा लेते और फिर हम इनको हॉस्पिटल लेके चले जाते, या फिर एक फोन से पुलिस को बुला लेते, दूसरे फोन से उनको बुला लेते हैं, एम्बुलेंस वाले को बुला लेते हैं। ठीक है, तो एक बट ने इसमें नहीं करना है, आपको सीधा सिचुएशन बताया गया है कि वो काम आप ही को करना है। या तो आप उनको हॉस्पिटल ले जाइए, नहीं तो निकल लेंगे, या तो उनको लेके उनको बचा लीजिए, जो वीमेन लेडी जो भी है, नहीं तो उनके साथ कुछ ज्यादा गड़बड़। एक समय पे आप एक ही काम कर सकते हैं। अगर आप उसको हॉस्पिटल ले गए तो दूसरा बी केस खराब हो जाए, अगर आपने बी केस पे ध्यान दिया तो ए केस खराब। नाउ टेल मी, अब आप क्या करेंगे? इन ए और बी, इन दोनों सिचुएशन में से कौन सा सिचुएशन आप चूज करेंगे, ये बताइए। आपको मैं वक्त देता हूँ 10 सेकंड का। ए और बी कुछ में टाइप कर दीजिए। चलिए, हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि एथिक्स जो होता है ना, वो सब्जेक्टिव होता है। ओके, वो क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। ये एग्जाम्पल जानते हैं किसने दिया था? ये एग्जाम्पल श्री कृष्ण ने दिया था गीता में। ये अर्जुन से उन्होंने साफ ये कहा कि अगर तुम्हारे सामने ये दोनों सिचुएशन क्रिएट होती है तो तुम कौन सा काम करोगे, किसे तुम चूज करोगे? तो श्री कृष्ण वहां पे कहते हैं कि इस वजह से क्या होता है ना, कि ये दोनों सही है। अगर आप ए चुनते हैं तो भी आप सही हैं, अगर आप बी चुनते हैं तो भी सही है, क्योंकि इन दोनों केस में दोनों के लिए आपकी ड्यूटी इक्वल है, बराबर है। ए केस में भी आपकी ड्यूटी है और बी केस में भी आपकी ड्यूटी, और जिसको हम कर्म कहते हैं वो है, या एथिक्स है, या वो इथिकल है। तो इसलिए क्या होता है ना कि कभी भी एथिक्स कंप्लीटली रॉन्ग नहीं होता, और कभी भी कोई एथिक्स कंप्लीट सही नहीं होता। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हो सकता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में वो गलत काम करना उसकी मजबूरी थी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया किस चीज का, मोटरसाइकिल वाला जिसका एक्सीडेंट हो गया, उसको आप हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन आपने उसको हेलमेट नहीं पहनाया, उसको आपने हेलमेट नहीं पहनाया। तो कानूनी एथिकल्स की बात करें हम, यानी कि हम लॉ एथिकल्स की बात करें, एथिकल लॉ की बात करें, उसके अनुसार ये गलत है। लेकिन दूसरा, अगर आप देखिए कि किसी आदमी की अपने जान बचे, अगर शायद आपने वो नहीं किया होता तो फिर डेथ भी हो सकती थी सड़क पे। तो एक पक्ष कहता है कि वो गलत है और दूसरा पक्ष कहता है कि सही है।
तो इस वजह से क्या होता है ना कि एथिक्स कभी भी कंप्लीटली सही नहीं होता और कभी भी कंप्लीटली वो गलत नहीं। हमेशा जो एथिक्स होता है वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है। क्या होता है वो? कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेस एंड टाइम। उस समय के अनुसार उस जगह पे क्या कंडीशन थी, उसके अनुसार एथिक्स के अनुसार क्या सही है और क्या गलत है वो मायने करता है, और वो होता है एथिक्स। ठीक है, तो कभी भी आप ये मत समझिएगा कि एथिक्स का मतलब है कि एकदम बिल्कुल सही करना है। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ राइटनेस कि परफेक्ट राइट होना क्या होता है या परफेक्ट रॉन्ग होना क्या होता है, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी को मार दिया, गोली मार दी, ये हमेशा गलत नहीं है। हमेशा ये गलत नहीं है जब तक कि आप उसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझे। हो सकता है कि अगर किसी ने किसी को मारा है, वो सेल्फ डिफेंस के बेसिस पे मार रहा होगा, उसकी खुद की जान फंसी होगी, तो वो वहां पे किसी को उसने मार दिया, तो सेल्फ डिफेंस में आप मार सकते हैं। तो यहाँ पर वो फिर आपके लिए गलत नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट को समझना कि आपने अगर कोई काम किया है तो वो सही है या गलत है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, स्पेस एंड टाइम। ये चीज आप ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो इथिक्स आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि इथिक्स क्या होता है। हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास से। चलिए थोड़ा सा आगे की बात कर लेते हैं, हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि पॉलिटिशियन होते हैं, पॉलिटिशियन है आपके, तो नेता वगैरह जो होते हैं, ये बहुत क्लासिकल एग्जाम होते हैं इंटीग्रिटी के। इंटीग्रिटी का सीधा मतलब ये होता है कि मैं सोचता हूँ क्या, मैं कहता हूँ क्या, और मैं करता हूँ क्या। कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या है? मैं सोचता हूँ क्या, मैं बोलता हूँ क्या, और मैं करता हूँ क्या। मैं सोचता हूँ कुछ और, बोलता हूँ कुछ और, करता हूँ। ये क्लासिकल, ये पॉलिटिशियन ज्यादा इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इंटीग्रिटी क्या होता है कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, यानी कि आपका जो थॉट है, ठीक है, आप जो बोलते हैं, ठीक है, और आप जो करते हैं, ठीक है, एक्शन, इन तीनों में सामंजस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए, एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए कि आप जो कर सोच रहे हैं आप वही बोलते भी हैं और आप वही करते भी हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये पर्सन काफी इंटीग्रिटी वाला, ये पर्सन क्या है? इंटीग्रिटी वाला। अदरवाइज कोई इंटीग्रिटी नहीं होगा उसमें। वो क्या कहता है क्या करता है, वो उसका कोई भरोसा ही नहीं है। कहता है, होता है ना, देखते हैं हम कुछ लोग कहते हैं कि वो कहता है कुछ और कुछ करता है कुछ और, इंटीग्रिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि शादी कराने वाले मिडिल मैन होते हैं, बिचौलिए, जिसको अगुआ कहा जाता है हमारी तरफ। तो बेसिकली उनका काम ये होता है ना, ये बताना उनका काम होता है कि वो बताएंगे कि उनके यहाँ लड़की की शादी होनी बाकी है और इनके यहाँ लड़के की शादी होनी बाकी है, तो वो मिलवाने के काम होते हैं। वो लोग आधा झूठ इधर बोलते हैं और आधा झूठ उधर बोलते हैं। ठीक, तो कहते हैं कुछ और, सोचते हैं कुछ और करते हैं कुछ। ठीक, उसी तरीके से जैसे ब्रोकर होता है, ब्रोकर जो जैसे रियल एस्टेट में ब्रोकर होते हैं, उनसे आप जाइएगा घर खरीदने के लिए, उनका थिंकिंग प्रोसेस कुछ और रहता है कि ये एकदम लूट लेना है, गला काट देना है, और गला काट देने का मतलब इतना पैसा बताना है कि कमीशन अपना ज्यादा बन जाए। ठीक है, आपको वो बोलेंगे कि एकदम फर्स्ट क्लास बिल्डिंग है, ये चीजें लगी हुई है, A1 क्लास का एकदम सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, सारा फर्नीचर का भी A1 क्लास में लगा हुआ है, बिल्कुल उसमें इटालियन फ्रेंच और सब बोल देंगे कि जो फ्लोर है इटालियन वाला है, कि जितने भी स्विच लगे हुए हैं ये सारे आपको इस कंपनी के लगे हुए हैं, ये वो पूरा करें। जब आप रहने आइएगा उसमें, तो पता पता चलेगा कि 2 दिन बाद आपका स्विच खराब हो गया, 1 महीने बाद आपकी दीवार झड़ने लगी, पेंट पेंट गिरने लगा, वो खाली होने लगा। ठीक, तो ये क्या होता है कि ऐसे लोग इंटीग्रिटी वाले नहीं होते हैं। तो जब हमारे थॉट, हमारे स्पीकिंग और हमारे एक्शन, ठीक है, हमारी सोच, हमारी कथनी और हमारे करने में जब एक सामंजस्य होता है, तो हम उसको कहते हैं इंटीग्रिटी। उसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रिटी का। बहुत सिंपल सा इसका मतलब। इसके बाद एक तीसरी चीज है, वो क्या है? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को समझना बहुत आसान। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? इट इज लाइक कैपेबिलिटी। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? कैपेबिलिटी होती है। और ये कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी की हिंदी का मतलब सामर्थ्य।
जिसको हम सामर्थ्य कह सके, यानी कि कोई इंसान ये काम करने में क्या है, सामर्थ्य है, कैपेबल है बात करने। लेकिन ये इतना आसान नहीं। कैपेसिबिलिटी जो होती है ना, वो कई तरीके से हो सकती है। हो सकता है कि कुछ चीजें जन्मजात होती है, बाय बर्थ हम लेके आते हैं कुछ क्वालिटीज, कुछ क्वालिटीज हम एक्वायर करते हैं बाय प्रैक्टिस। ठीक है, बाय प्रैक्टिस। अब मान लीजिए कि कोई बचपन से ही लॉजिक में तेज है, जैसे कि लॉजिकल चीजें होती है, लाइक मैथमेटिक्स हो गया, ओके, रीजनिंग वगैरह हो गया, उसमें वो तेज है, यानी कि बाय बर्थ उसमें वो कैपेबिलिटी है। वो कैलकुलेशन वगैरह काफी अच्छा करता है, रीजनिंग वगैरह काफी, पजल्स वगैरह बहुत अच्छा सॉल्व करता है। लेकिन उसको एक लेवल से और हाई लेवल तक जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर का बहुत एग्जाम्पल दिया जाता है कि सचिन तेंदुलकर में क्रिकेट खेलने की कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं बचपन से, मतलब कि बाय बर्थ थी, बस उन्होंने उसमें क्या कर लिया और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया। तो जब कैपेबिलिटी की बात करें तो एक तो होता है बाय बर्थ, और एक जो होता है अक्वायर्ड। अक्वायर्ड का मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से इसको परफेक्ट बनाया गया। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं और बहुत सारे क्रिकेटर्स प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन क्या सभी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बन गए? क्या सभी क्रिकेटर एमएसटी बन गए? क्या सभी क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा? डेफिनेटली नॉट। सीधा सा एग्जाम्पल है, नॉट। वाई? प्रैक्टिस नहीं करते थे? बहुत प्रैक्टिस करते होंगे, फिर क्यों नहीं बने उनके जैसे? तो इसलिए एक ही पक्ष इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये पक्ष भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जिसके बाद वो बाई बर्थ क्वालिटी है ना, अगर वो अक्वायर्ड कर ले, यानी कि प्रैक्टिस कर ले और उसमें, देन इट विल बी मेक परफेक्ट। और फिर वो क्या होगा, उसका एप्टीट्यूड जो होगा एक अव्वल दर्जे का। तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया, कैपेबिलिटी। और कैपेबिलिटी में ये दोनों चीजें आएंगी, जो एक्वायर्ड है और बाई बर्थ। ठीक है, अगर जो बाई बर्थ नहीं है ना, फिर अगर वो एक्वायर्ड है, प्रैक्टिस है, तो वो उस लेवल तक नहीं जा पाए जिस लेवल पर वो इंसान जिनके पास ये दोनों क्वालिटी है, उसको हम क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड। तो तीनों चीज का शाब्दिक मतलब आपको समझ में आया होगा, और ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा आपका, ऑलरेडी मुझे लगता है 50 मिनट हो गया। थोड़ा सा केस स्टडी की हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, केस स्टडी की यहाँ पे हम बात करें, तो केस स्टडी में अब ये जो केस स्टडी हम पढ़ते हैं, रीजन क्या, वाई, ये केस स्टडी हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों केस स्टडी हम इसलिए पढ़ते हैं कि कोई ऐसा केस जिसमें कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आई हो, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए केस स्टडी दी जाती है। ओके, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे घोटाले हुए, करप्शन हुए, उससे रिलेटेड कोई मामला हुआ, ठीक है, उसमें क्या डिसीजन लिया गया, उसके बेसिस पर हम आने वाले करप्शन को भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए व्यापम, व्यापम का आपको पता होगा, मध्य प्रदेश वाला ये था, ठीक है, मध्य प्रदेश वाला। तो व्यापम में घोटाले हुए और इसमें करप्शन हुआ, तो उसके बाद कुछ एक्शन वगैरह भी लिया गया, हाईकोर्ट ने कुछ कमेटी वगैरह बनाई, उसके बाद फिर स्पेशल टास्क फोर्स भी बना, दिन बहुत लोग पकड़े भी गए उसमें। तो उसमें क्या एक्शन लिया गया। तो व्यापम टाइप का अगर कोई और दूसरा केस आपके पास आता है, तो उसमें डिसीजन आप कैसे लेंगे, बिल्कुल जैसे व्यापम में लिया गया था डिसीजन, उस तरीके से डिसीजन लेना है। तो ये एक अलग टाइप की केस स्टडी होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की करते हैं हम कोशिश केस स्टडी के। इतना आसान है केस स्टडी, क्या इतना आसान है, बिल्कुल नहीं, इतना आसान नहीं है। अब ये जो सॉल्यूशन होते हैं, ये क्या एक ही तरीके के सॉल्यूशन होंगे, बिल्कुल नहीं। जितने तरीके के आपके प्रॉब्लम होंगे ना, सॉल्यूशन भी उतने तरीके के होंगे। तो इसलिए प्रॉब्लम की वैरायटीज होंगी, और तभी आपकी सॉल्यूशन की भी वैरायटीज होंगी। वंस वही कहते हैं ना कि एक वन थिंग डज नॉट फिट्स ऑल, एक चीज सभी चीज में फिट नहीं होती। तो एक सॉल्यूशन सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग सिचुएशन में सॉल्यूशन भी अलग अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम्स भी जो होंगे वो अलग। तो आपका केस स्टडी भी क्या होगा, प्रॉब्लम्स पे ही डिपेंड है वो। कहीं आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस स्टडी आ गई, कहीं आपको डिजास्टर मैनेजमेंट से आ गई, कहीं आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से आ गया।
क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टडी। तो फिर केस स्टडी जो होती है ना, यहाँ पे 4 तरीके में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। 4 तरीके। पहला आता है आपको इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन जैसे कि इलस्ट्रेशन टाइप ऑफ केस स्टडी, जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं। ये काफी एक तरीके से क्या होता है ना कि ये ब्रॉड होता है। ये क्या होता है, ये ब्रॉड होता है। ठीक है, यानी कि इस केस स्टडी में क्या होता है कि पूरी की पूरी जितने भी सिनेरियो होते हैं सब आपको बता दिया जाता है, टोटल आपको बता दिया जाता है। और उसके बाद कहा जाता है कि चलिए भाई आप एक डिसीजन लीजिए। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया। चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन क्या था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इस तरीके का था कि मान लीजिए कि डीडीसीए है। डीडीसीए मतलब दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल एसोसिएशन। ठीक है, दिल्ली दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल एसोसिएशन। यहाँ पे एक क्रिकेटर है, इंटरनेशनल क्रिकेटर। मैं एग्जांपल मान लेता हूँ कि दिस इज द वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग, इनको मेंबर बनाया गया इसका, डीडीसीए का। अब ये वीरेंद्र सहवाग की अपनी एक एकेडमी भी चलती है। कौन सी एकेडमी? क्रिकेट की एकेडमी, जहां पर वो सिखाते हैं। इन वीरेंद्र सहवाग, ये किंग्स 11 जो पंजाब है, किंग्स 11 पंजाब के टीम के वहां पे चीफ ऑपरेशन भी है, चीफ ऑपरेशन भी है वहां पे। ठीक है, तो एक पर्सन जो कि 3 जगह पे जुड़ा हुआ है और तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर ये डीडीसीए के मेंबर हैं तो कहीं ना कहीं, और ये एक एकेडमी भी चलाते हैं, तो हो सकता है कि अपनी एकेडमी से ही कुछ लोगों को वो दिल्ली के जो आपका स्टेट लेवल का टीम होता है, जो रणजी वाला टीम होता है, उसमें वो सिलेक्ट करें। तो इससे क्या होगा कि जब इनकी एकेडमी के लोग इसमें जाएंगे तो इस एकेडमी का नाम होगा, इसमें और लोग आएंगे तो इनका पैसा भी ज्यादा बढ़ेगा, इनको ज्यादा मोटी कमाई होगी। ठीक। ये कहीं ना कहीं आपको आईपीएल के किंग्स 11 पंजाब के चीफ ऑपरेशन भी है। ठीक है, तो फिर ये क्या कर सकते हैं कि इसको भी फेवर कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो एक पर्सन क्या है कि वो 3 3 काम कर रहा है जो तीनों चीज से रिलेटेड है। जैसे हम पॉलिटी में पढ़ते हैं ना, पॉलिटी में क्या पढ़ते हैं हम? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्या पढ़ते हैं हम? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो उसमें क्या होता है कि कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है जब कोई वो विशेष कोई पद ग्रहण कर रहा हो, जैसे कि प्रेसिडेंट बन रहा हो, इलेक्शन कमिश्नर बन रहा हो, कैग वगैरह में जा रहा हो। ठीक है, तो उसको क्या होगा, किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे इस्तीफा देना पड़ता है अगर कोई कहीं पर वो सरकारी व्यवस्था में है तो। तो उसी तो ये क्यों है? बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो सीधा यहाँ पर भी आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हटा दो उनको, बात खत्म। अब हटा दो उनको, बात खत्म, इस ये सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं सॉल्यूशन है? कि मान लीजिए वीरेंद्र सहवाग उनका अपना फैन बेस है। अगर आप उनको इस तरीके से वॉलंटरी हटा देंगे तो एक नया बवाल क्रिएट, और जब नया नया बवाल क्रिएट होगा तो वो गवर्नमेंट पे बवाल बनेगा। फिर गवर्नमेंट क्या करेगा कि डीडीसीए के प्रेसिडेंट को ही हटा देगा, भाई तुम हटो यहाँ से, बहुत हो गया। समझे? तो इस तरीके से हटाना सॉल्यूशन नहीं है। तो आप क्या करेंगे? जैसा मैंने आपको कहा कि मैं आपको फ्रेमवर्क दूंगा, तो आपको पॉसिबिलिटीज लिखनी होती है अपने आंसर में। ठीक है, आप जब आंसर लिखेंगे ना तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी उनको लिखना पड़ता है कि ये नंबर 1 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी एंड 3 पॉसिबिलिटी। और उसके बाद आप कंक्लूजन में लिखते हैं कि माई द बेस्ट पॉसिबिलिटी और बेस्ट सॉल्यूशन इज दिस वन बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, यानी कि कारण भी आपको बताना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपको तीनों पॉसिबिलिटी या चारों पॉसिबिलिटी जितनी भी बनती है वो लिखनी पड़ेगी। तो जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा, वहां पे हम लोग फ्रेमवर्क देते हैं कि जहां पे आपको 3 पॉसिबिलिटीज लिखनी है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, क्या बताया मैंने? अवॉइड। दूसरा मैंने क्या बताया आपको? डिस्क्लोज। तीसरा मैंने क्या बताया आपको? रिक्यूज, या फिर इसको रिक्यूजल। ठीक है, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। अवॉइड का मतलब क्या होता है? अवॉइड का मतलब हुआ कि आप ऐसा कोई रूल बना दें, ठीक है, कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले पर्सन का वहां पे मेंबर, एज अ मेंबर सिलेक्शन हो वेन एवर पॉसिबल। तो अवॉइड वेन एवर पॉसिबल। वेन एवर पॉसिबल का मतलब कि कुछ रूल बना दें यहाँ पे कि
ऐसे लोगों का जो और क्रिकेट में और अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, उनका यहाँ पर मेंबर नहीं वो लोग बनेंगे। तो इसमें तो सीधा मामला खत्म बाद में हो जाएगा कि ऐसे लोग अब बनेंगे ही नहीं। अगर उनको मेंबर बनना होगा तो फिर कहीं भी अगर काम अगर या जुड़े हुए हों ऐसी चीजों से, तो फिर उनको वहां से हटना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जैसा सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन में होता है ना, प्रेसिडेंट बनना है तो उनको हर जगह से इस्तीफा देना पड़ता है। अगर कहीं एमपी एमएलए अगर बने हुए हैं जो भी है तो हाँ, वही चीज होती है। ठीक है, तो पहले क्या कर दीजिए कि कुछ रूल बना दीजिए ताकि वो ऐसे लोग आए ही नहीं यहाँ पे, या फिर आए तो उनको हर जगह से इस्तीफा देना पड़े। या फिर इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी अवॉइड में ही हो जाती है। अब अवॉइड में दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अब मान लीजिए कि आपको बेस्ट, अब क्योंकि ये क्रिकेट एसोसिएशन है तो आप क्रिकेटर को रखेंगे तभी ज्यादा ये फायदा होगा, क्योंकि वो भी इंटरनेशनल क्रिकेटर जो ज्यादा समय तक खेल चुके हैं। अब ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेटर जो होते हैं ना कहीं किसी रूप में किसी क्रिकेट एकेडमी वगैरह या फिर कहीं किसी कोई टीवी चैनल वगैरह से वो जुड़े रहते हैं। ठीक, तो अगर आप सीधा इस तरीके से बैन लगा देंगे कि नहीं, अगर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा तो ही आप यहाँ पे मेंबर बन सकते हैं, तो हो सकता है कि वो लोग मेंबर बनना सेलेक्ट ना करें। तो वैसे क्या होगा कि जैसे कि हम बेस्ट क्रिकेटर्स की बात करें अपने यहाँ, लाइक हम कपिल देव की बात करें, गावस्कर की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, विराट कोहली, एमएस इन सब लोगों की बात करें, तो ये लोग बेस्ट टैलेंट। तो अगर कोई एकेडमी या फिर कोई एसोसिएशन इनको लेना चाहता है तो कहीं ना कहीं वो बेस्ट ब्रेन जो है या बेस्ट कैपेबिलिटी या बेस्ट वो जो बेस्ट हुनर है वो आएगा ना, तो वो क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए ज्यादा काम कर सकता है। तो फिर अगर हम ऐसा रूल बना दें कि नहीं भाई आपको मेंबर बनने के लिए अपनी एकेडमी वगैरह छोड़नी पड़ेगी, तो हो सकता है कोई लोग मेंबर बनना पसंद ना करें। तो फिर वैसे केस में तो अच्छे लोग आपके पास आ ही नहीं पाएंगे ना। फिर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो फिर आपका एसोसिएशन सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। क्रिकेट के डेवलपमेंट में या क्रिकेट के अलावा कोई भी गेम हो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं दूसरे ऑप्शन में कि समथिंग, ठीक है, समथिंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, समथिंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक, एंड रेस्ट और विल बी स्क्रूटिनाइज, ठीक है, और विल बी अंडर सर्विलेंस, ठीक है, स्क्रूटिनाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में से 3 पॉइंट पर बैन कर दिया गया, यानी कि देखिए भाई ये 3 पॉइंट जो है ना ये आपको नहीं करना है। बाकी के 7 पॉइंट आप कर सकते हैं लेकिन आप अंडर सर्विलांस रहेंगे या आप अंडर स्क्रूटनी रहेंगे। यानी कि अगर आप ये काम करते हैं तो हमारी एजेंसी या फिर कोई भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर ये चेक कर सकता है कि आप ये अपने इंटरेस्ट में कर रहे हैं या फिर आप अपने ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि कोई और दूसरी जगह भी जुड़ा होगा तो वो आ जाएगा और मेंबर भी बन जाएगा, तो अच्छे टैलेंट मेंबर बन सकता है। तो उस केस में वो, अब क्योंकि आपने एक ऑडिटर बैठा दिया या फिर कह दिया कि हम स्क्रूटनी करेंगे ऐसे कुछ केसेस में, तो वो काम नहीं करेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला, तो वहां का भी मेंबर बना हुआ है, यहाँ पर मेंबर बने, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि डिस्क्लोज, डिस्क्लोज में से जैसे क्या, जैसे कि इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन जो होता है जितने भी लोग चुनाव में खड़ा होने वाले होते हैं उनको कहता है कि देखिए भैया पर्चा भरना है ना, तो पर्चा जब भरेंगे तो उसी समय सारा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए अपना, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल हो या ई मूवेबल हो, ठीक है, या फिर आपने कोई केस वगैरह हो, कोई मर्डर वर्डर कर लिया हो, कोई घोटाला वगैरह कर लिया तो वो भी बता दीजिए, चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो वो भी बताना पड़ता है, उनको लिखना पड़ता है पर्चा में। ठीक है, अगर आपने कुछ एक्वायर वगैरह किया है तो वो भी थोड़ा बता दीजिए, कभी जेल उल गए हैं तो उसको भी उसमें लिख दीजिए। ठीक है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी वो भी लिख दीजिए, घर में कौन कौन है, आपके रिलेशन में कौन कौन है, वो सारा कुछ लिख दीजिए। ये क्यों इलेक्शन कमीशन कहता है? वाई? बिकॉज लोगों के पास वो सारा इंफॉर्मेशन है ताकि लोग एक बेहतर डिसीजन ले पाए। उनको पता होना चाहिए कि ये जो कैंडिडेट खड़ा है जिसको वोट देने वाले हैं उसका पूरा का पूरा जनकुंडली है, तब वो एक बेहतर डिसीजन ले सकता है। ओके ना, है ना, कि बेहतर डिसीजन के लिए आपके पास वेल इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। जब तक के पास आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तब तक आप डिसीजन नहीं ले सकते। उसी तरीके से यहां पर क्या किया जा सकता है कि सेल्फ इनिशिएटेड, ठीक है, सेल्फ इनिशिएटेड यहां पर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर का काम किया जा सके कि यहां पर जो मेंबर बन रहे हैं वो क्या करें कि भाई सीधा जाके
अपना सारा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दे कि देखिए भाई मेरी इतनी इतनी इनकम है, ठीक है, मेरे पास इतना पैसा है, मनी है, और मैं यहाँ पे एकेडमी चलाता हूँ, यहाँ पर इस टीम से जुड़ा हूँ, या जो भी चीजें हैं प्रोफेशनल और इकोनॉमिक चीजें, वो सारा वो उसमें लिख दे। तो इससे क्या होता है बेसिकली, क्यों होता है, इससे ट्रांसपेरेंसी क्या आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, और लोगों के अंदर एक फेथ और विश्वास होता है कि नहीं, ये जो यहाँ पे आए हुए हैं इन्होंने सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया कि ये सारी चीजें और ये काम करते हैं, तो लोग के अंदर में एक विश्वास भी बने। तो ये एक दूसरा काम हो सकता है। तीसरा काम क्या हो सकता है, रिक्यूज और रिक्यूजेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम सम डिसीजंस, ठीक है, कुछ डिसीजन से आप डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मान लीजिए कि जैसे कि वीरेंद्र सहवाग है, इनकी एकेडमी भी है, और डीडीसीए कोई प्लेयर्स का सिलेक्शन भी कर रहा है, ठीक है, तो डीडीसीए अगर प्लेयर का सिलेक्शन कर रहा है, तो वहां पे वीरेंद्र सहवाग कह सकते हैं कि देखिए भाई हम इस मीटिंग में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अब चूंकि हमारी एकेडमी भी है और सिलेक्शन भी हो रहा है प्लेयर्स का दिल्ली के रणजी के लिए, तो हो सकता है कि कुछ लोग ये ब्लेम लगाएं कि मैंने अपने ही एकेडमी में से कुछ लोगों को रिकमेंड कर दिया हो एज ए प्लेयर यहाँ पे चूज करने के लिए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो उस केस में कहेंगे वीरेंद्र सहवाग कि इसलिए मैं इस मीटिंग में नहीं आऊंगा, ताकि लोग मेरे ऊपर ऐसे ब्लेम ना लगा पाए। तो ऐसे केसेस में वो पर्सन खुद ही अपने आप को एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है, वैसी वो एक्शन में या वैसे कभी मीटिंग वगैरह में या काम में, ताकि लोग उस पर किसी तरीके का ब्लेम ना कर। ठीक है, तो ये तीसरा पॉसिबिलिटी हो जाता है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी हो गई। अब तीन पॉसिबिलिटी में उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे कि these are three possibility but I'm recommending this because of this, ठीक है। तो what is the actual answer depends on our knowledge और parameters, और उसी पैरामीटर्स को आपके सिलेबस में डिटर्मिनेंट्स के बारे में लिखा। हाउ विल डिसाइड कि व्हाट इज रॉन्ग और राइट, कैसे डिसाइड करेंगे, अभी हमने पढ़ा ना, वो पैरामीटर डिटर्मिनेंट्स के बेसिस पे, कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे, जिसमें रॉन्ग और राइट की बात की। मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा दूं। चलिए, ये है हमारा पहला टॉपिक, टोटल 8 टॉपिक होंगे इसमें। फर्स्ट इज द एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, और जैसे मैंने भी आपको डिटरमिनेंट्स की बात की थी ना, देखिए दिस इज द सेकंड टॉपिक इन फर्स्ट सेक्शन, डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स, यानी कि पैरामीटर्स। इसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि ये सही है गलत है, इस बेसिस को जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। दिस इज द एप्टीट्यूड, हम सारा इसमें पढ़ेंगे और सारा टॉपिक कवर होगा। ओके, अब बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस वगैरह, ये जो आपका 7 टॉपिक है, 7 टॉपिक आपको GS 1 में भी आएगा, सोसाइटी में, ये GS 2 में भी आएगा जब सोशल जस्टिस वगैरह पढ़ेंगे। ओके, PRC रिपोर्ट वगैरह हम सारा पढ़ेंगे उसमें, सिविल कोड वगैरह भी पढ़ेंगे, तो वो उसमें आपको, उसमें भी ये काम आ जाता है। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है, फिफ्थ वाला भी हम पढ़ेंगे, जिसमें हम देखिए आपको फिलोसोफर्स भी पढ़ना है फ्रॉम इंडियन वर्ल्ड एंड मोरल थिंकर्स भी पढ़ना है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग आपको ये टॉपिक होगा, 5वां टॉपिक। वैसे सारे इथिक्स को पढ़ाने में मजा आता है। मैं बेसिकली 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी और इथिक्स, और इथिक्स की आज तक कोई वीडियो यूट्यूब पर मैंने अपलोड नहीं की, तो ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है जो यूट्यूब पर भी जाएगी। ओके, इथिक्स से रिलेटेड, और इथिक्स पढ़ाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको मतलब आराम से, बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से, इसमें कुछ रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है इसमें, बस आपका जो कंसेप्ट है ना और मीनिंग जो है वर्ड्स का, और लिंकिंग जो है, तो वो आपका सही होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें वही पढ़ा सकता है जो पढ़ा हुआ है। ओके, क्योंकि काफी डीप में जाके, जैसे मैं आपको गीता की बातें बता रहा हूँ या गांधी की बातें बता रहा हूँ या किसी थिंकर्स की बातें बता रहा हूँ, तो वो मुझे पढ़ा होना चाहिए, वो सारी चीजें मेरे दिमाग में होनी चाहिए, देन आई कैन प्रोवाइड यू कंप्लीट सिनेरियो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि क्या क्या तरीका होता है। तो यहाँ पर हमने कौन सा देखा था, हाँ ये पहला हमने देख लिया था। एक दूसरा दूसरा जो होता है वो आपका हो जाता है काफी एक्सप्लेनेशनरी टाइप का, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी टाइप का ये आपका हो जाता है, जिसको हम पायलट टाइप का भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पायलट स्टडीज और पायलट केस स्टडीज। ये बेसिकली क्या होता है ना कि ये छोटा पार्ट होता है किसी केस का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि एक केस है, ठीक है, ये केस है,
और इसमें से एक हम छोटे पार्ट का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या उस पर हम कुछ एक्शन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उत्तराखंड में बाढ़ आया था एक बार, केदारनाथ, ये पता होगा कि बहुत कुछ बह गया था, बहुत कुछ खत्म हो गया था वहां पे। तो वो जब बाढ़ वहां पे फ्लड आया तो तुरंत वहां पे रेस्क्यू का काम स्टार्ट। ठीक है, तो ये जो पूरा मैनेजमेंट है ना, उसका एक हिस्सा है रेस्क्यू, क्योंकि रेस्क्यू भी करना है, आपको रिहैब भी करना है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दोबारा करना है। ठीक है, वहां पे डिजीज वगैरह होगी उनको कंट्रोल करने का काम करना है, तो बहुत सारा काम है। लेकिन उसका एक हिस्सा क्या है, रेस्क्यू करना। तो जब एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में, एक बड़ा केस में किसी छोटे से पार्ट का हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे कि यूपीएससी है, यूपीएससी का एग्जाम 3 पार्ट में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। लेकिन उसका एक पार्ट प्रीलिम्स भी है। तो जब हम प्रीलिम्स पर काम करेंगे, प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे, तब हम उसको कहेंगे दिस इज द एक्सप्लोरेटरी टाइप ऑफ केस स्टडी। ठीक है, यानी कि पूरे बड़े हिस्से में एक छोटे हिस्से पे हम काम कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी कहते हैं। यहाँ से रिलेटेड आपको 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था, अगेन 2015 में, और ये उत्तराखंड का जो डिजास्टर था ना, उसी पे आया हुआ था। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन था, ये मैं आपको उस समय करवाऊंगा, क्योंकि अब एक एक मैच से लेके चलने चलने लगा तो काफी वो हो जाएगा, बट ओवरव्यू मैं आपको भी दे रहा हूँ। थर्ड टाइप का थर्ड टाइप का जो होता है, ये क्रिटिकल इंस्टेंस वाले होते हैं। किस टाइप के वाले होते हैं, ये क्रिटिकल टाइप के होते हैं। तो क्रिटिकल टाइप का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसा कंडीशंस आ गया जिसमें एक्शन लेना तुरंत आपको जरूरी है, या फिर उसमें क्या होता है ना कि आदमी समझ नहीं पाता है कि करे क्या। क्रिटिकल होता है, यानी कि एक तरीके से यूं कह लीजिए कि आपका जो कंसाइंस है ना, कंसाइंस वो डिलेमा में आ जाता है। कंसाइंस क्या है, वो डिलेमा में आ जाता है। अब समझ नहीं पाते करे तो क्या, कैसे, एग्जाम्पल बताता हूँ। ये भी ये 2016 का क्वेश्चन है, आपको आया हुआ था। ठीक है, अभी जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपको 2016 का क्वेश्चन था। एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी में एक लड़की जाती है, ज्वाइन करती है, काम करती है। उस लड़की को, ठीक है, गर्ल को या विमेन को कुछ समय के बाद ये पता चलता है कि कंपनी में से कुछ टॉक्सिक टॉक्सिक वेस्ट जो है वो रिवर में डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि जो डाउन स्ट्रीम में रहने वाले जो लोग, डाउन स्ट्रीम में रहने वाले जो लोग रहे, वो बीमार पड़ रहे हैं, वो डिजीज हो रहा है। इसके साथ साथ रिवर जो है वो भी पॉल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, उसको पता चला। तो उस लड़की ने क्या किया कि अपने जो सीनियर थे, खास करके सीनियर इन द कलीग आप कह लें, तो उसके जो कलीग वगैरह थे, उसको उसने बात अपनी शेयर की। कलीग ने कहा कि चुप रहो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। इससे पहले जिसने भी ये कंप्लेन किया है उनकी नौकरी चली गई। इसलिए लड़की चुप हो जाती है। क्यों? लड़की के पास, क्योंकि लड़की अपनी फैमिली की इकलौती ब्रेड एंड बटर मेकर थी या इनकम करने वाली थी, और उसकी फैमिली में सभी लोग उस पर डिपेंडेंट थे। इसलिए वो नौकरी छोड़ नहीं सकती थी। लेकिन वो जानती थी कि अगर वो कहने जाएगी कंपनी में बड़े ऑफिशियल के पास तो तुरंत उसकी नौकरी चली। ठीक, लेकिन लड़की का जो कंसाइंस था, यानी कि उसका जो अंतर आत्मा थी, उसने कहा कि नहीं, तुम्हें कंप्लेन करना हो, नहीं तो इससे बहुत लोगों का नुकसान। ठीक, तो उस केस में अगर लड़की के पास, सॉरी, लड़की आपके पास आती है, तो आप उसको क्या सोल्यूशन बताएंगे? ठीक, क्या सोल्यूशन बताएंगे इसका, ये बताइए विद योर रीजन। यहाँ पे क्या होता है, ये है डिलेमा। ये क्या है, डिलेमा जो लड़की के अंदर में। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया ना, चाहे हमने ये यूके वाला केस डिस्कस किया, ये चाहे हमने इससे पहले यूके वाला केस डिस्कस किया हो, इसमें उत्तराखंड वाला, इसमें डिलेमा नहीं था, वो रेस्क्यू करना था। तो रेस्क्यू भाई आपको करना है तो करना है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ पे डिलेमा नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल वाले में डिलेमा आता है। लड़की नहीं समझ पाती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे बचाना भी है, लेकिन अगर मैं कंप्लेन करने जाती हूँ तो मेरी नौकरी जाएगी। और मैं अपनी फैमिली में इकलौती कमाने वाली हूँ और कोई कमाने वाला है नहीं, तो फिर फैमिली की स्थिति खराब हो जाएगी। तो डिलेमा, और जो डिलेमा वाला जो क्वेश्चन आएगा ना, क्रिटिकल की कैटेगरी में,
और उसको सॉल्व करने के लिए बहुत तरह के फ्रेमवर्क है। जैसे हमने यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले में फ्रेमवर्क बताया, वैसा ही फ्रेमवर्क इसमें भी है कि डिलेमा को कैसे सॉल्व किया जाए। तो क्या केस स्टडी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बस बात ये है ना कि बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हमें कौन सी केस स्टडी में कौन सा पंच करना है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर मारने पर कौन सा गिरेगा, कहाँ से मारने पर उसको कुछ नहीं हो। जैसे हम कहते हैं ना कि जो कुश्ती होती है ना, कुश्ती में आपको पता होना चाहिए कि कौन से मसल का क्या यूज है, ये होता है। हाँ, इसके अलावा तो मैंने कहा कि 4 तरीके के होते हैं, एक चौथा भी होता है, और चौथा होता है क्यूमुलेटिव। चौथा होता है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब हो गया कि सक्सेसिव केस स्टडी या केसेस। इसका मतलब क्या हो, इसको मैंने आपको व्यापक का एग्जांपल दिया कि सिमिलर टाइप के केसेस अगर कभी पहले हुए रहते हैं, तो उन केसेस में कोई अगर एक्शन वगैरह लिया गया है, तो उस एक्शन को हम दोबारा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। जैसे व्यापक घोटाला, करप्शन का केस था, जो एग्जाम में करप्शन हो रहा था और लोगों से पैसे ले लेके उनको एग्जाम पास कराया जा रहा था। ठीक है, तो उसमें फिर मामला, उसमें विशल ग्लोअर, ये मामला होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो मामले होते हैं ज्यादातर विशल ग्लोअर्स वाले होते हैं, जो अंदर से कोई आदमी आता है और कहता है कि भाई ये गड़बड़ चल रहा है। तो वही केस व्यापम में भी था। तो उसके बाद विशल ग्लोअर आया व्यापम, फिर क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, उसके बाद स्टीफ बनाया गया, देन वो सारा मामला चला। ओके, और फिर बहुत लोग पकड़े गए। तो ऐसा केस अगर दोबारा आ जाए, तो आपको एक्शन को रिपीट कर देना है। वहां पे लिया गया, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, कोई कमेटी वगैरह बना देंगे, कोई एसटीएफ वगैरह बनाएंगे आप। ठीक है, देन अब उसमें कुछ लोग आएंगे, तो फिर वो मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में मामला चल गया तो फिर कोर्ट को देखना है यार, आजाद हो गए। ठीक, बस प्रोसीजर को आगे बढ़ाना है। तो वही बात है। अब जैसे कि उत्तराखंड में बाढ़ आई, बहुत डिजास्टर हुआ वहां पे। अब कोई वैसे ही बाढ़ कहीं दूसरी जगह आ जाए, तो क्या करेंगे? सेम थिंग, पहले आपको रेस्क्यू करना है, तुरंत उनको रिहेबिलिट करना है, फिर वहां पे कम से कम एक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है, ताकि कुछ रहने लायक हो जाए। डिजीज वैसी जगह पे फैलने लगती है, उनको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा काम करना है। मवेशी वगैरह है, थोड़ा उनको उनके लिए काम करना है। ठीक है, तो वो एक पैटर्न है, वही चीज आपको वहां पर भी फॉलो करनी है। तो कोमुलेटिव टाइप के केस स्टडी में क्या होता है कि यहाँ पर जो केस आते हैं, वो वैसे केस होते हैं जो पहले कहीं रिपीट हो चुके हैं, तो फिर उन्हीं को हम कॉपी पेस्ट एक्शन के तौर पर यहाँ पे कर देते हैं। तो कोमुलेटिव टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद, आज नहीं करेंगे हम लोग, इसके बाद मैं आपको फ्रेमवर्क बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको फ्रेमवर्क बताऊंगा, और मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। स्टेप्स मीन्स हाउ टू सॉल्व केस स्टडी। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स को ही आपको फॉलो करना है किसी भी केस स्टडी को क्या करने के लिए, बनाने के लिए। इससे ज्यादा आपको हाथ पर मारना नहीं है। जो मैं यहाँ पे स्टेप्स बताऊंगा, वो वही आपको करना है। और मैं हर चीज बताऊंगा कि जैसे कि हम पहले क्वेश्चंस के समझते हैं, वहां से सारी चीजें हम इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। ओके, उसके बाद हम स्टेक होल्डर को इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। अब स्टेक होल्डर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसका भी तरीका है। ठीक, और अगर कोई हमें डिसीजन लेना है हायरार्की में, उसका भी फ्रेमवर्क है। तो ये बहुत ही वेल एस्टेब्लिश यहाँ पे सारी चीजें हैं, कोई कंफ्यूजन वाली चीज इसमें नहीं है। लेकिन यही है कि आप सही जगह जाके पढ़ते हैं, वहां पे डिपेंड करता है। आजकल बहुत सारे मार्केट में कोचिंग वगैरह है, 1.5-2 लाख रुपए ले रहे हैं। और खास करके मैं यूट्यूब पर देखता हूँ, एक दो कोचिंग हैं जिनके बहुत सारे, मतलब कुछ फेमस हैं वो लोग, जिनके वीडियोस मिलियंस में व्यूज है शायद, अगर मैं सही हूं तो। ठीक से बकैती है बस, जिसको कहते हैं ना, बकैती, फालतू चीज, जिसको हम कहते हैं कम पढ़ाओ, ज्यादा मनोरंजन करो। क्योंकि देखिए, स्टूडेंट्स को तो पता नहीं होता ना। स्टूडेंट्स को तब पता होता है जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब तक स्टूडेंट कोचिंग में पढ़ता रहता है, तब तक उसको पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। तो मैं देख रहा था एक दो वीडियो अभी कुछ दिन पहले, टीचर थे, शायद 2-2.5 घंटे की क्लास थी उनकी। उस पूरे 2-2.5 घंटे में उन्हें मुश्किल से पढ़ाया हो तो आधा। अब समझिए कि अगर वो रोज 2-2.5 घंटे क्लास चल रही है, और आधा घंटा पढ़ाई चल रहा है, 2 घंटा वेस्टेज चल रहा है, सिर्फ मनोरंजन चल रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड तो उसका बॉयफ्रेंड। तो तुम क्या करने आते हो, तुम ये देखने आते हो, तुम वो बोलने आते हो।
वहां जाना तो ये करना, वो करना, तुम ऐसे हो वैसे, यही चल रहा है। कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि लोग, कभी कुछ मैम्स वगैरह हैं उनके देखने लगता हूँ तो वो कमेंट्स पढ़ने लगती हैं कि इन्होंने मुझे आई लव यू बोल दिया। अब उस पे क्या होता है कि मिलियंस ऑफ व्यूज, अब मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो गए, फॉलोअर्स हो गए, वो पैसे भी दे रहे हैं क्योंकि वो पढ़ाई नहीं हो रही है, वहाँ पे डांस होता है या फिर ऐसे कमेंट ही पड़े जाते हैं। ओके, इन चीज़ों को समझिए। आप यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं तो थोड़ा सा जो बाहर दिखाया जाता है ना, उनसे आप भ्रमित मत होइए। ओके, ये समझिए कि कहाँ पर आपको क्वालिटी मिल रही है, कहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। अगर मैंने अगर ये 1.5 घंटे की वीडियो बना दी तो 1.5 घंटे में मैंने 1.25 घंटे तो पढ़ाया ही कम से कम, आराम से। ओके, 15-10 मिनट ही इधर उधर होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप बोर होकर पढ़ रहे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, अच्छी तरीके से सुन भी रहे होंगे। ओके, तो ऐसा भी नहीं है कि पूरे क्लास में मुझे आधे घंटे ही पढ़ाना पड़े और 1.5-2 घंटे मुझे मनोरंजन करना पड़े। तो वैसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए। ठीक है, मैं कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, हिंदी मीडियम में काफी अव्वल कोचिंग है। मैंने देखा रिजल्ट हिंदी मीडियम में पिछले 3 साल में शायद ही कोई आईएएस बना हो, कोई आईएएस नहीं। पिछले 3 साल में हिंदी मीडियम में कोई आईएएस नहीं था। ये मैं बात कर रहा हूँ 18 नहीं 17, 18 और 19 की। 2017, 18, 19 हिंदी मीडियम में कोई भी आईएएस था ही नहीं। एक लड़का 17 में आईपीएस था, अदरवाइज हिंदी मीडियम में आईपीएस भी नहीं था 18। फिर भी वो कोचिंग हिंदी मीडियम में अव्वल है। हिंदी मीडियम अव्वल है वो, बहुत स्टूडेंट्स हैं उनके पास। तो वही कहता है ना कि आप रिजल्ट नहीं देखते हैं ना, आप वो देखते हैं चकाचौंध। और सोशल मीडिया पे जो वो चकाचौंध आपको दिखाई जाती है। ठीक। तो मैंने उनका नोट्स देखा था एक बार। जो मोरल थिंकर्स है ना, मोरल थिंकर्स में मायावती का नाम था, और मायावती पे उन्होंने 2 पेज कुछ लिख दिया था। अजीब स्थिति है, क्या चल रहा है, क्या पढ़ाई हो रही है कुछ समझ, मतलब जो मिला सो सबको रगड़ दो और सबको मोरल थिंकर और फिलोसफर में उसको डाल दो। ओके, तो डिसीजन लेना सीखिए आप। एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हैं, आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा एक साल में, तो उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग और देन यू विल बी इन फील्ड। तो डिसीजन लेने आना चाहिए। आप यहीं पे प्रलोभित हो जाते हैं यूट्यूब को देख के। ओके, यूट्यूब पर जो वीडियोस वो आती हैं उनकी, लाखों में फीस लेते हैं आपसे, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता नहीं है। ठीक। खैर, मैंने भी देखा है कि बहुत लोग हमारे यहाँ जो ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं ऑप्शनल कुछ पढ़ के आए हुए होते हैं, तो कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं है, और फिर यहाँ पे दोबारा पढ़ते हैं। तो वही नौबत ना आए कि कहीं आप और जाके पढ़ रहे हैं और वहां ना समझ में आए। अब मैं बताऊं ना, मैंने जब कहा कि मैंने मायावती मोरल थिंकर में पढ़ लिया, तो दिस इज द आयरनी ऑफ एनीथिंग। अब उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता कि वो क्या पढ़ा रहे हैं और नोट्स में वो क्या दे रहे हैं। वेस्टेज, टोटली वेस्टेज। खैर, चलिए, हमारा वो काम नहीं है। अगर आप उन कोचिंग्स में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो सावधान रहिएगा। ओके, चलिए फिर, हाँ, ये क्लासेस को भी यहीं पे रोकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी यहाँ पे। और धीरे धीरे हम फर्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो इथिक्स को हम वहाँ से आपका फर्स्ट क्लास में होगा। तो क्लास यही रहेगा, सुबह में 8 AM से 8 AM से 10 AM तक ही डेली क्लास यहाँ पे रहेगा। 6 दिन वीक में क्लास होगी, संडे को क्लास नहीं होगी। ठीक है, संडे को क्लास नहीं होगी। तो 6 दिन क्लास होगी। किसी दिन कोई अगर छुट्टी वगैरह हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए किसी दिन अगर मैं ना रहूँ, तो उस दिन हो सकता है कि आपकी क्लास ना हो। तो वैसे केस में संडे को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है। और करीब आज अभी लोग कितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं इन्होंने, ये ओरिएंटेशन क्लास करीब मुझे दिख रहा है कि 50-55 लोग हैं। कमेंट्स भी काफी अच्छे आ गए हैं। हाँ, एक दो मैं कमेंट्स ले लेता हूँ आप लोग के। अभी वैसे क्वेश्चंस ना पूछिए जो अभी जो मैंने पढ़ाए नहीं। अभी मैंने क्वेश्चन देखा कि उन्होंने कहा कि हिंदी में लिखा हुआ आपने, हिंदी में जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है? देखिए, जिम्मेदारी हिंदी में है ना, तो इसके इंग्लिश में 2 मतलब होते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं। अगर आप क्या पढ़ रहे हैं, जिम्मेदारी पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में 2 मतलब होता है इसका। एक होता है अकाउंटेबिलिटी,
ठीक है। एक होता है अकाउंटेबिलिटी और एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका हिंदी मीनिंग दोनों का एक ही है, जिम्मेदारी ही होता है, लेकिन इंग्लिश मीनिंग में फर्क होता है। अकाउंटेबिलिटी जो होती है ना, ये मैंडेटरी होता है, ये मैंडेटरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट मैंडेटरी, इट इज वॉलंटरी। ठीक है। तो अकाउंटिंग अकाउंटिंग का मैंडेटरी का मतलब क्या, कि मुझे ये काम करना है। अगर मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, कोई डिसीजन लेना होगा, कोई काम करना होगा, तो वो मेरे लिए ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी है कि मुझे काम करना है। लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं, खास करके पर्सनल लाइफ में, जहाँ पे हम वो काम करें या ना करें हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में आता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे घर में ये काम करना चाहिए, भाई रोज खाना बनाना चाहिए, लेकिन मैं किसी दिन नहीं बना पाया, या मुझे आज बनाने का मन नहीं है, लेकिन मैं अब नहीं बनाऊंगा, मैंने डिसीजन ले लिया। ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसको मना कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी मैंडेटरी होती है, आप इसको मना नहीं कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम में थोड़ा देखिएगा। ठीक है। वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ पे जिम्मेदारी का, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे जिम्मेदारी का मतलब अकाउंटेबिलिटी ही होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। तो खैर ये सब चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा ये सारी चीजें कैसे हो रही है। ठीक है। चलिए, कोई आप लोगों को और कोई क्वेरी वगैरह होगा तो आपको मैसेज कर सकते हैं, ऐप में ही आपको मैसेज की व्यवस्था वहाँ पे होगी, या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, 9599 105 264। ठीक है। 9599105264। आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, पहले व्हाट्सएप कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है। व्हाट्सएप कीजिएगा ना, तो नाम, कहाँ से हैं आप, ये जरूर लिखिएगा। नाम और कहाँ से आप जरूर लिखिएगा, और बस उसके बाद इथिक्स क्लासेस लिख दीजिएगा। कम से कम हमें पता होना चाहिए। कुछ लोग मैसेज कर देते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब फेंक देंगे, सर प्लीज एक्सप्लेन दिस दिस दिस। अब हमें पता नहीं है कि वो कौन है, क्या है। कम से कम हमें पता होना चाहिए ना कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, आप कौन है, कहाँ से है, तो पहले वो बताइए। ये तरीका होता है, हम लोग इथिक्स पढ़ रहे हैं, तो इथिकल वैल्यूज के साथ भी हम काम करेंगे। ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मिलेंगे सुबह में 8 से 10। थैंक यू आज के लिए। Have a nice day.